माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार सभी को। तो देखो, हम पीछे वाली कक्षा में जो आपकी जेड केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है, इस जेड केमिस्ट्री में हमने लगभग जो आपका जो फर्स्ट पार्ट है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है, उसमें लगभग हमने एक पार्ट क्लियर कर लिया, ठीक है। दूसरी पार्ट में हम चल रहे हैं। दूसरी पार्ट में हम पढ़ रहे थे पीछे वाली कक्षा के अंदर जो आपका डी बोर्गली इक्वेशन था वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी यहाँ पर आपके हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में हमने बात की थी, किस प्रकार आपका इक्वेशन बनता है, शायद सभी ने यहाँ पे क्लास देख ली होगी। उसके बाद में एक ये बनता है कि जो नील्स बोर था, नील्स बोर की विफलताओं का कारण क्या था। भाई नील्स बोर ने जो सिद्धांत दिया था उसकी विफलताओं का मुख्य कारण ये था कि यदि मान लीजिए उसने कहा कि भाई जो परमाणु है ये परमाणु का नाभिक होगा, ये आपका परमाणु है, इस परमाणु की अगर मान लीजिए चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब बाद में जब निष्कर्ष निकाला गया वह हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से कि इलेक्ट्रॉन का कोई वास्तविक पथ होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो अनिश्चितता पाई जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा पीछे वाली कक्षा के अंदर है कि जो आपका इसमें x और यहाँ पे क्या आया था, इसमें आपका बताओ p और यहाँ पे आया था इसमें कम किसके बराबर होना चाहिए, या हम कह सकते हैं NH पूर्ण किसके 4 पाई के बराबर होना चाहिए, ये बात हमने पढ़ी थी। परंतु बच्चों यहाँ पर देखो आप कि जो p है उसका हमने पढ़ा था क्या कि x और यहाँ पे रहेगा m, तो m इसमें गुणा में हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं p बराबर क्या होता है आपका इसमें m, यानी संवेग को बता रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे m पहले आएगा और यहाँ पर v आएगा, उसके बाद में NH पूर्ण क्या हो जाएगा 4 पाई होगा, तो m यहाँ पर जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा x और यहाँ पे v और यहाँ पे आएगा NH पूर्ण क्या आएगा इसमें 4 पाई और आपका m आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन में अनिश्चितता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन में अनिश्चितता। यदि उसकी स्थिति अधिक होगी तो उसका वेग क्या होगा, कम होगा, और यदि वेग अधिक होगा तो इसमें क्या होगा, स्थिति कम होगी। इन दोनों को हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यदि एक अधिक होगा तो क्या होगा, एक कम होगा। दोनों का यहाँ पे मान किसके बराबर होना चाहिए, NH अपॉन यहाँ पे 4 पाई m के बराबर होना चाहिए। परंतु यहाँ पे नील्स बोर जी कह रहे थे भाई इलेक्ट्रॉन की तो कोई वास्तविक स्थिति बता रहे थे, भाई लगभग कक्षाओं में निश्चित वर्ताकार रूप से चक्कर लगाते हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसमें तो अनिश्चितता ही पाई जाती है। और आपको पता है कि जितना इसमें m का मान कम होगा उतनी ही जो इसमें अनिश्चितता है पाई जाने की संभावना भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये उसकी विफलता का कारण था। दूसरी हमने जो पीछे वाली कक्षा में पढ़ी थी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में ही चर्चा की थी। देखो ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में तत्व कुछ भी हो सकता है, यदि उस तत्व में एक इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे नील्स बोर लागू होता है, क्योंकि अवधारणा बनी हुई है कि केवल हाइड्रोजन के बारे नहीं, हाइड्रोजन के अलावा और के बारे में लागू होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वहां पर नील्स बोर लागू होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे और निष्कर्ष निकालेगी। भाई जब ऐसे बताऊं कि जब इलेक्ट्रॉन की कोई अनिश्चितता नहीं तो आप बता दो क्या दिक्कत है। भाई मान लीजिए मैं आपसे ऐसे पूछूं कि बताओ कि आप में ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा, तो आप कहते हैं कि चलो आप बताओ किससे होगा, ठीक है। तो फिर क्वांटम यांत्रिकी पे आधारित जो मॉडल था उस मॉडल में एक इक्वेशन आती है, वैज्ञानिक था इसमें आपका श्रोडिंगर है। कौन था इसमें, श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन दी, उसको देखते हैं ध्यान से। देखो इधर श्रोडिंगर इक्वेशन को देखना है कि जो वर्तमान जो क्वांटम यांत्रिकी है उस मॉडल के आधार पे भाई परमाणु के बारे में क्या बताया जा रहा है, ठीक है, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार आपका मोमेंटम करता है या कहाँ पे पाया जाता है, जिस स्थान पे पाया जाता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना कौन, इसमें आपको सीधा सीधा यानी श्रोडिंगर है क्या आएगा, इसमें श्रोडिंगर है समीकरण है। अब श्रोडिंगर समीकरण को देखना आपको,
तो पहले देखो यदि हमें बात करूँ यहाँ पर ये क्या आएगा इसमें, अगर यहाँ पे एक्स या स्क्वायर उसके बाद में आएगा सॉरी यहाँ पे आएगा डेल स्क्वायर उसके बाद में रहेगा प्लस यहाँ पे आएगा 8 पाई स्क्वायर एम और नीचे आएगा इसमें एच स्क्वायर और यहाँ पे आएगा ई माइनस आपका वी और यहाँ पे क्या आएगा इसमें साई बराबर आपका 0। ध्यान रखना देश के नौजवानों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि श्रोडिंगर समीकरण कौन सा होगा। अब क्योंकि ये तो देखो यहाँ पर अभी इसका मान कुछ और अलग है, यदि मैं इसका मान और कुछ अलग लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पूरा समीकरण बन जाएगा। अब पूरे समीकरण को याद करना जरूरी होता है, कभी कभार क्या करता है किसी एक भौतिक राशि को चेंज कर देता है, इसलिए आपका पूरा समीकरण ही क्या होता है, गलत हो जाता है। तो हमें वास्तविक जो समीकरण है उसको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, आपको बार बार लिख लिख के याद करेंगे तो ये आपको याद होगा। तो देखो ये हमारे पास जो आपको डेल्टा दिख रहा है इसकी बात करें तो यहाँ पर आएगा डेल का लुटी का तो कितना आएगा इसमें डेल, उसके बाद में क्या आएगा, देखो इसका मान होता है ला लो यहाँ पर, यदि इसको हम बात करते हैं विचलन की बात करें, किसकी बात करते हैं विचलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें स्क्वायर, यहाँ पे आएगा साई अपॉन क्या आएगा इसमें, फिर यहाँ पे विचलन की बात करें, ठीक है, और विचलन आएगा तो यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन तीनों दिशाओं में मोमेंटम कर रहा है, तीनों दिशाओं में कि सर आपकी बात करें एक्स और यहाँ पर बात करें वाई और यहाँ पे बात करते हैं जेड, तीनों दिशाओं में मोमेंटम करता है तो यहाँ पे तीनों दिशाओं को बताना पड़ेगा। उसके बाद में क्या आएगा सर, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, उसके बाद में क्या जाएगा इसमें एक्स की बात करते तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, वाई स्क्वायर आएगा। उसके बाद में सर यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन क्या आएगा इसमें, यहाँ पर आएगा जेड स्क्वायर। अब ये तो सर इसका मान आ गया हमारे पास। यदि मैं विचलन की बात करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा है, इसका मान हमारे पास, यदि ये मान इसमें रखता हूँ तो हमारे पास पूरा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो पूरा बनता है विचलन और यहाँ पे साई और यहाँ पे आ जाएगा विचलन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा विचलन और यहाँ पे साई अपॉन रहेगा इसमें विचलन वाई स्क्वायर और उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर विचलन स्क्वायर अपॉन क्या आएगा इसमें, यहाँ पे विचलन जेड स्क्वायर। अब प्लस आपको ये चिपकाना है तो यहाँ पे आएगा 8 पाई स्क्वायर एम और नीचे क्या आएगा एच स्क्वायर। उसके बाद में क्या आएगा बताओ ई माइनस वी और यहाँ पे क्या आएगा आपका साई बराबर क्या आएगा इसमें 0। तो ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है, ध्यान रखना, इसको याद कर लो। नौजवानों जैसा का तैसा पूछ सकता है। कुछ नौजवान तो इसे देख ही घबरा जाते हैं, अरे घबराना नहीं है, एक बार इसे याद कर लो तो खेल खत्म है, क्योंकि ये बिल्कुल कम समय में आपको क्वेश्चन यानी आंसर लगभग नंबर देता है कम समय में, क्योंकि जिस नौजवान को याद है बिल्कुल सीधा सीधा टिक करेगा। और ध्यान रखना इसमें तुक्का नहीं चलेगा। इसमें तुक्का क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यदि आपको पूर्ण रूप से याद होगा तो यहाँ पे काम चलेगा। तो लगभग आपको मैं कुछ समय दे रहा हूँ, आप भी इसको लिखो लगभग और बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। लगभग थोड़ी देर का समय आपके पास, देख लो सभी को दिख रहा होगा। अभी फिर एक एक मान देखते हैं कि सर इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ठीक है। सभी ने लिख लिया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक एक में इसका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो आपको ये विचलन दिख रहा है। विचलन का मतलब ये दो स्थितियों का हमें अंतराल बता रहा है, ठीक है। साई यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना, ये साई आपको जो बता रहा है, यदि हम बात करते हैं साई, ये किसको बता रहा है सर, आपकी कार्य फलन किसको बता रहा है, कार्य फलन को बता रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे जेड जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकता है कि सर आपका एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे एक्स होगी, वाई होगी, यहाँ पे क्या होगी इसमें जेड होगी।
तो हम इसकी क्या बात कर सकते हैं, डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, या हम इलेक्ट्रॉन की दिशा की बात कर सकते हैं। क्योंकि जो परमाणु मॉडल है, परमाणु मॉडल को हम अंतरिक्ष के आधार पे हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि 2D में तो हमें मालूम नहीं चलता है। पर आपको भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भी गति कर सकता है, ऐसे भी गति कर सकता है और ऐसे भी गति कर सकता है। तो तीनों दिशाओं में मूवमेंट करने के लिए हमें एक अंतरिक्ष जैसा यहाँ पर एनवायरमेंटल चाहिए। हम बात करते हैं वातावरण हमें चाहिए। वातावरण का होता नहीं, परंतु मैं बात करूँ भाई जिसमें कोई भी कण है वो तीनों दिशाओं में मूवमेंट कर सके। जिससे मान लीजिए आपके सामने, इसे कहते हैं हम 3D कहते हैं। अब जैसे आपका मैं शरीर की बात करता हूँ, वो शरीर 3D है, जिसमें लंबाई भी है, जिसमें चौड़ाई भी है, जिसमें और आपकी ऊंचाई भी है। तो इसका मतलब ये तीनों दिशाओं में आपका इलेक्ट्रॉन गति करेगा। वो इधर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है और लगभग आपके साइड में भी हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में सर एक्स वाई इनका मान तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 पाई, पाई का मान आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या होगा, उसमें यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, इसका द्रव्यमान आएगा। तो यहाँ पे आएगा m बराबर है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आएगा। उसके बाद में सर यदि मैं बात करता हूँ जो हमारे पास देखो h, यहाँ पे क्या है बताओ, h आपका इसमें प्लांक नियतांक है। क्या है, h प्लांक नियतांक है। इसका मतलब क्या है कि सर हम जानते हैं 6.26 इंटू 10⁻⁻34 JS इसका मान होता है। ठीक है। इसके अलावा सर हमारे पास क्या बच रहा है बताओ, इसमें जो E कहलाएगा उसकी ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आएगी। और यहाँ पे कहलाएगी इसकी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी आएगी, इसमें स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। इसमें आपकी V बराबर कहलाएगी इसकी स्थितिज ऊर्जा। इन टोटल मतलब ये है कि आप यदि इनका मान रखने पर हमारे पास टोटल मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये तो इस इक्वेशन का यहाँ पे भाई सिंपल इसका अर्थ हो गया। ठीक है। परंतु अब समस्या ये कि सर ये इससे हमें इलेक्ट्रॉन की क्या जानकारी होती है। जो आप ये हमें इक्वेशन बता रहे हो, इस इक्वेशन से हमें किस बात की जानकारी होती है, या हम ऐसे आप हमें ऐसे कुछ याद करवा रहे हो जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। अरे भाई लल्लू, यहाँ पे इसका अर्थ इस प्रकार है कि जो इसमें आपको जो ये साई दिखाई दे रहा है, साई की बात करते हैं, ये साई हमारे यहाँ की काम का है और यही हमें बताएगा कि परमाणु में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, कहाँ पे परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है। एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप कुछ छाप लो, इसको साथ में अभी याद करना है। जैसे यहाँ पे कुछ नौजवान भरतपुर के भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, भरतपुर है। ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि सर, क्योंकि जैसे मान लीजिए क्लास को ब्लॉक करना स्टार्ट किया, ब्लॉक का मतलब भाई इच्छित व्यक्तियों के साथ भेजना स्टार्ट किया, तो वैसे यू कम हो गई। क्योंकि कुछ व्यक्ति अनावश्यक व्यक्ति भी थे, जिससे लगभग क्लास जा रही थी 120 या लगभग 30 के आसपास, तो लगभग इसमें 30 या 40 बंदे अनावश्यक थे, बिल्कुल वो क्लास की फॉर्मेलिटी कर रहे थे। जो हमारे पास वास्तविक बच्चे जुड़ रहे हैं उनकी संख्या लगभग 70 या मैं कहूँ 60 या 80 के बीच में, जो लगभग क्या होते हैं अपनी शाम तक क्लास देखते हैं। कर वो तो उनकी गलती है। मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप टाइम की क्लास लो। वो लगभग, क्योंकि हमारे पास क्लास का वॉच टाइम आता है, उसके आधार पे कुछ बंदे डाउनलोड भी करते हैं। कर वो तो कोई दिक्कत नहीं, उनकी इच्छा है। ठीक है। तो उन नौजवानों से मेरा यही निवेदन है कि आप रेगुलरिटी बनाए रखिए, और ये जो केमिस्ट्री है वही आपको सिलेक्शन दिलवाती है। एग्रीकल्चर और बायो में आप टॉप कर लो कितने, परंतु फिर भी पता है कि देश के नौजवानों की कट ऑफ हाई जाती है। यदि कट ऑफ कम जाती तो मैं कहता है कि आपको केमिस्ट्री को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु कट ऑफ आपको पता है कि लगभग 300 या 400 के बीच में आपकी कट ऑफ जाती है। 300 या 400 के बीच में आपकी कट ऑफ जाती है। तो ये तो सर इम्पॉसिबल है कि सर हम यहाँ पर कि केमिस्ट्री को पढ़े ही नहीं। और ये भी नहीं है कि हम जो आपका एग्रीकल्चर और बायो है उनमें आप 40 के 40 ट्यूशन कर सकते हो। नहीं नौजवानों, यदि आपका किस्मत हो तो ही आप तुक्के मिल जाए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। नहीं, वैसे 40 में 40 करना एक इम्पॉसिबल बात है।
यदि कोई टीचर भी कह रहा है कि मैं 40 में 40 क्वेश्चन मिला है तो ये इम्पॉसिबल बात है, ठीक है, क्योंकि जो पेपर बनाने का शेड्यूल होता है उसमें कुछ क्वेश्चन आपके लगभग ऐसे आधारित बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको भी लेवल अलग अलग रखा जाता है। यदि मान लीजिए लेवल को सेम रख दिया जाए तो आपको पता है कि कट ऑफ फिर 100 पे भग जाएगी, इसमें 100 पे भग जाएगी, तो ध्यान रखना फिर तो समस्या हो जाएगी। और मैंने बोला था कि 100% होना एक बहुत मुश्किल बात है, आपको भी मालूम है इस बात का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आगे कि सर यहाँ पे हमारे सामने समस्या है कि सर हम इस बात को पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमारे काम में क्या आएगी या हमें इससे कौन सी जानकारी मिलेगी। तो जानकारी का मतलब है, देखो हमने अभी इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा देखी, हमने इसकी स्थिति ऊर्जा देखी, इसके बाद में हमने इसका द्रव्यमान देखा, ठीक है, और यहाँ पर हमने एस का मान देखा। परंतु सर मैंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ही क्या आपका साई है, ठीक है, अब इस साई के आधार पे हमें मालूम चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे परमाणु में मोमेंटम कर रहा है, कहाँ पे गति कर रहा है। तो देखो ध्यान से इधर, ये परमाणु का नाभिक है और मान लीजिए कि सर हमारे पास ये परमाणु की कोई कक्षा है, क्या है, परमाणु की कक्षा है। नील्स बोर्जे बोले हैं कि सर परमाणु में एक निश्चित कक्षा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से मूवमेंट करता है, गति करता है, चक्कर लगाता है। उसके बाद में जो डी बोर्गली है उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति या तो कण की तरह व्यवहार कर सकता है और या कहने का मतलब आपके तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है। उसके बाद में कौन आता है, आपका हाइजेनबर्ग आता है। हाइजेनबर्ग कहता है उसकी अनिश्चितता, अनिश्चितता का मतलब है कि फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो कण की स्थिति, जो भी आप कण ले रहे हैं उस कण की स्थिति और कण का वेग एक साथ हम नहीं निकाल सकते। यदि आप स्थिति निकाल लेती हो तो सर वेग को कम से कम मानना पड़ेगा। यदि ऐसे बताओ रे, यदि कोई वस्तु गतिशील है, हमेशा गतिशील है, अगर मैंने कहा कि लगभग 5 सेकंड पे ये वस्तु यहाँ पे थी, तो अगर थी का मतलब है कि सर हमें इसको स्थायी मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको स्थायी मानना पड़ेगा। यदि कोई वस्तु स्थायी है तो इसका मतलब उसका वेग हमें कम से कम मानना पड़ेगा, जब भी तो होगा ना। यदि मैं कहूँ कि यदि 5 सेकंड पे इसका वेग ये था, यानी वेग ज़्यादा था, तो सीधी सी बात है फिर वहाँ पे पाए जाने की संभावना कम से कम माननी पड़ेगी। तो समस्या यही उत्पन्न हो रही है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को माने तो किस प्रकार माने इसको। तो अब देखो इस श्रोडिंगर के अनुसार ये है, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे चला रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, यहाँ पे ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, कैसे भी, इस प्रकार आपकी गति कर सकता है मान लीजिए। या मान लीजिए यहाँ पर ऐसे भी जा रहा है, ऐसे बाहर भी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा, ठीक है, इस प्रकार कुछ गति कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये जो साई दिख रहा है आपको, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का साई निकाला। साई का मतलब भी मैंने बता दिया आपको भाई किस प्रकार, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर जो मैंने आपको मान बताई सर आपका एच था, उसके बाद में यहाँ पे आपका पाई था, एम था, ई और वी का मान रखने के बाद में हमारा किसका मान आएगा, साई का मान आएगा। यदि मान लीजिए कि सर अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन को मान के साई का मान नोट किया, और यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पे नोट करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में साई का मान नोट किया, और यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग स्थितियों में जो आपका साई है, इस साई के मान को हमने नोट किया, तो जिस स्थिति पर साई का मान सबसे अधिक होगा, ध्यान रखना क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, जिस स्थिति पर साई, अब साई ध्यान रखना इसमें आएगा साई स्क्वायर, क्या आएगा, साई स्क्वायर आएगा, इस बात का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है इस बात का। यदि जिस स्थान पे साई स्क्वायर का मान सबसे अधिक आएगा, साई स्क्वायर का मान सबसे अधिक आएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी। केवल संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि जब मैंने साई स्क्वायर का मान नोट किया तो सर यहाँ पे हमें पाए जाने की संभावना ये साई स्क्वायर का मान सबसे ज़्यादा है।
इसी प्रकार फिर मैंने यहाँ पे नोट किया, यहाँ पे नोट किया, यहाँ पे नोट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे भी साई स्क्वायर का मान क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना इस वाले चक्कर में हमें ज़्यादा लग रही है। इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना हमें इस वाले चक्कर में क्या हो रही है, ज़्यादा लग रही है। तो यदि मान लीजिए जिस स्थान पे हमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा है उसी स्थान का नाम क्या रख दिया गया भाई, कक्षा तो है ही, अरे कोई दिक्कत है नहीं, कक्षा तो सर घूमेगा ठीक है, परंतु कक्षा में भी किस नाम दिया गया, कक्षा में भी बोल दिया गया कक्षक। क्या बोल दिया गया, कक्षक बोल दिया गया। इसका मतलब समझना आप ध्यान से, आप सभी शायद 12th पास करके आए होंगे। पास का मतलब चाहे प्रमोट हो चाहे बिना प्रमोट। आप अपनी स्कूल में एक कक्षा के विद्यार्थी हैं, जो भी हैं किसी कक्षा के विद्यार्थी आप थे। तो किसी कक्षा के विद्यार्थी में यदि पूरी स्कूल को क्या मानता हूँ, परमाणु मानता हूँ, पूरी स्कूल को यदि मैं परमाणु मानता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें क्या बन जाएगी सर, आपकी विभिन्न कक्षाएं बनेगी। प्रथम कक्षा बनेगी, द्वितीय कक्षा बनेगी, तृतीय कक्षा बनेगी। तो मान लीजिए आपकी कक्षा कौन सी है, प्रथम कक्षा है। अब उस प्रथम कक्षा में भी आपकी स्थिति कहाँ पर है, आप जिस कक्षा में बैठे हैं उसमें भी आपकी स्थिति कहाँ पर है, आप कोने में बैठे हैं या आप आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं। तो उस स्थिति का यहाँ पे नाम क्या है बताओ, कक्षक नाम है। भाई हमें ये तो मालूम है कि भाई इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के नाभिक के कहीं पे इर्द गिर्द घूम रहा है, इर्द गिर्द घूम रहा है, परंतु हमें वास्तविक स्थिति मालूम करने के लिए भाई जिस स्थान पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा है उस स्थान का नाम यहाँ पे क्या रख दिया गया बताओ, कक्षक रख दिया गया। ठीक है, तो याद क्या रखना आपको इसमें ला लो। पहली बात तो आपको जो मैंने इक्वेशन बताई वो सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें कि कौन सी स्थिति में से पूछ सकता है कि कौन सी स्थिति में परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होगी। या ऐसे बताओ, ये ऐसे कह सकता है कि यदि मान लीजिए आपको कहेगा कि साई स्क्वायर, हमें पता है कि भाई साई स्क्वायर होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। यदि आपको वो साई देता है तो वो नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन याद रखना कौन सी स्थिति में या किसका अधिक, ये से कहेगा कि किसका मान अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी। तो आपको ऑप्शन लिख देगा, एक तो साई लिख देगा और यहाँ पे लिख देगा आपको साई स्क्वायर लिख देगा। तो आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा इसमें साई स्क्वायर, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अरे कुछ समझ भी आया क्या? ठीक है, एक बार सोच लो फुर्ती से, लिख लो अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि श्रोडिंगर समीकरण से स्पष्ट होता है कि परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की वास्तविक संभावना को क्या करता है, केवल संभावना को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे संभावना शब्द क्यों आ रहा है? यदि मैं आपसे इसे पूछूं कि संभावना शब्द यहाँ पे क्यों आ रहा है, संभावना शब्द आने का मतलब है क्योंकि अनिश्चितता है, वास्तविक कोई स्थिति है नहीं, इलेक्ट्रॉन गतिशील है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। वास्तविक कोई कक्षा है ही नहीं, यहाँ पे तो केवल अनुमान मान रहे। मैंने शायद आपको पहले ही बोला था, क्योंकि जब आपका छोटा लेवल था, लेवल का मतलब आप 10th क्लास में, तो आपको कोई बात एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे गोले बनाते हैं, आप कहते हैं कि सर ये गोले ही गोले आप क्या बनाते हो, क्योंकि ये तो हमें आपको समझाने के लिए बतानी पड़ती है। परंतु यदि हम इस परमाणु को यदि स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं, वास्तविक रूप से देखते हैं, तो कुछ हमें 3D प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसमें यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्स वाई जेड आपका तीनों दिशाओं में क्या करता है, मोमेंटम करता है। और जिस स्थान पे हमारे की साई स्क्वायर का मान सबसे अधिक आएगा, उसी स्थान पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो उसका नाम क्या बोला गया सर, यहाँ पे कक्षक बोला गया था, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और कक्षक को शायद हम हो सके तो आगे वाली कक्षा में क्या कर लेंगे, क्लियर है कर लेंगे। शायद आपकी आज क्लास छोटी बनेगी, ठीक है, शायद टेस्ट पेपर आ सकता है आपका। ठीक है, फिर भी 24 मिनट की क्लास हो चुकी है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। कक्षक है आपकी जो आगे वाली कक्षा होगी, इसमें जो मुख्य क्वांटम संख्या, ध्यान रखना मुख्य क्वांटम संख्या से पिछली बार क्वेश्चन बना हुआ है, मुख्य क्वांटम संख्या से पिछली बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन कैसे आ रहा है, क्योंकि मेरा काम है आपको केवल सिखाना, यहाँ पे रटवाने का काम नहीं डालो इसमें।
मैं आपको रटवा दूँ कि पिछली बार ये क्वेश्चन आया, ठीक है, नहीं, मैं केवल पढ़ाऊँगा, आपको लगेगा हाँ भाई हमारा पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो हल यहाँ पे हो रहा है। इस प्रकार पढ़िए। यदि मैं आपको डायरेक्ट कैसे बोल दूँ कि मान लीजिए कि भाई इस प्रकार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर परंपरा ये बन चुकी है, बच्चों को क्वेश्चन मेथड पे तैयारी करवाते हैं, उससे क्या होता है कि इसमें दिमाग में वास्तविक रूप से बातें नहीं बैठती, ठीक है। तो देश के नौजवानों, यदि कोई नौजवान इस चैनल पे नया है, ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने उन सहपाठियों को भेजिए। मैं से नहीं कह रहा, सभी को भेजो जिनको आवश्यकता हो, बेचारे कहीं पर असमंजस की स्थिति में है कि हम कहाँ से क्लास से कहाँ से नहीं ले, तो उनको भी आप क्लास शेयर कीजिए, उन्हें भी बोलिए कि आप क्लास लो, यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री क्लास रेगुलर चल रही, ठीक है। जितना हो सके हम आपको जो एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम तक बढ़िया आपके लगभग 30 या 35 क्वेश्चन तक आपको हम अच्छी तरह कवर करा सकते हैं यदि आप रेगुलर क्लास से लेते हैं, ठीक है।